बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लास्ट टॉपिक है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़। तो 3 किस्म की इसमें बीमारियां आती हैं। एक है हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल जो कंप्लीट हो सकता है या पार्शियल मोल हो सकता है। सेकेंडली, अगर ये नॉर्मल मोल ही मायोमेट्रियम को इन्वेड कर दे तो इसे इन्वेसिव मोल कहते हैं, यूट्रस की मायोमेट्रियम को। एंड थर्डली कि अगर ये मोल सिर्फ मायोमेट्रियम को नहीं बल्कि लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स या दूसरी जगहों में मेटास्टेसाइज कर जाए तो इट इज़ कॉल्ड फ्रैंकलिन मैलिग्नेंट कोरियोकार्सिनोमा। स्टार्टिंग फ्रॉम मोल, तो एक मोल क्या चीज़ है? एक नॉर्मल प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई एक पेशेंट की, उसका जब उसने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया नॉर्मल आया, उसमें बीटा HCG रेज आया। प्रेगनेंसी चलती गई लेकिन देखा गया कि बच्चे का जो माँ का पेट है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, लगा कि शायद डबल या ट्रिपल प्रेगनेंसी चल रही हैं, क्वाड्रिपलेंट हो रहे हैं। एंड देन फाइनली माँ ने सोचा कि महीने के आखिर में अब मैं अल्ट्रासाउंड कराती हूँ, तो उसमें देखा कि एक भी फीटल हार्ट डिटेक्ट नहीं हुआ, कोई भी बच्चे की पैदाइश के आसार नज़र नहीं आए, जबकि सारे में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस थी, जैसे स्नो की अपीयरेंस होती है। व्हाट वाज दैट? फिर उन्हें लगा कि शायद ये भी गलत फहमी है, अभी सही क्लियर नहीं आया, उन्होंने उसे कंटिन्यू रखना चाहा एंड फाइनली उसे आगे चल के जब माँ ने ऑब्ज़र्व किया वेजाइनली जो है ग्रेप लाइक मैस आ रहा है, ये अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 3 माह गुजरने के बाद जो थे माँ के स्टार्ट पे, देन इट वाज क्लासिकल साइन ऑफ हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल। यानी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हुई बल्कि पार्शियल या कंप्लीट मोल हुआ। पार्शियल मोल जिसमें नॉर्मल ही ओवम था लेकिन उसको एक की जगह 2 स्पर्म्स ने फर्टिलाइज़ कर दिया। अब इसमें फीटल टिश्यू तो प्रेजेंट होंगे लेकिन कुछ विलाए जो हैं वो हाइड्रोफोबिक थे लेकिन कुछ नॉर्मल भी थे, क्योंकि कुछ जगह पे तो फीटल नॉर्मल टिश्यू भी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होती है, ये प्रेजेंटेशन फोकल प्रोलिफरेशन होती है। एक हाइड्रोफोबिक विलाए के गिर्द एक पूरी प्रोलिफरेशन चल रही होती है। इसका कार्सिनोमा बनाने का रिस्क अलबत्ता कम है। लेकिन कंप्लीट मोल उसको कहते हैं जिसमें ओवम हो ही ना, मतलब मदर का कोई रोल नहीं है, 2 स्पर्म ही आए, उन्होंने आपस में ही फर्टिलाइज़ किया और आगे चल के अब इसमें कोई भी फीटल टिश्यू नहीं बन रहा। और ज़्यादातर जितने भी विलाए बन रहे हैं सारे के सारे ही हाइड्रोफोबिक हैं। इसमें कुछ विलाए हाइड्रोफोबिक थे और उनके गिर्द नॉर्मल प्रोलिफरेशन जो थी वो फीटल टिश्यू वगैरह भी था। इसमें ज़्यादातर विलाए हाइड्रोफोबिक हैं। एक डिफ्यूज सर्कमफेरेंशियल प्रोलिफरेशन हो जाती है एक हाइड्रोफोबिक विलाय के गिर्द। इनका अलबत्ता कार्सिनोमा बनाने का, कोरियो कार्सिनोमा बनाने का रिस्क 2 से 3% होता है। सो इट्स डेफिनेशन इज़ अब नॉर्मल कंसेप्शन जिसके अंदर स्वॉलन या एडिमेटस विलाए थे। क्यों? क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट जो थे, जो ओवम के गिर्द ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, उनकी ज़्यादा प्रोलिफ्रेशन हो गई है। तो ओवम नहीं लेकिन उनके गिर्द वाले सेल्स ने आपस में खुद ही डिवाइड कर करके ये बना गया। तो अब क्या बना कि यूट्रस जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड हुई नॉर्मल के मुकाबले में, बीटा HCG ज़रूरत से ज़्यादा रेज हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे ग्रेप लाइक मैस वेजाइनल कनाल से निकलना शुरू हो गया। टाइमली अल्ट्रासाउंड होते रहें और केयर होती रहे तो वक्त पे पता चल जाता है, अदरवाइज़ फिर वो स्टोम अपीयरेंस अल्ट्रासाउंड पे देते हैं। इन्हें कंप्लीट या पार्शियल मोल कहते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है कि आप फ़ौरन इस प्रेगनेंसी को एंड करें बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्रेगनेंसी एट ऑल। और जब उसको एंड करके निकाल दें देन इट्स स्टिल नॉट द एंड। आपने DNC की, उस प्रेगनेंसी को निकाला, उसके बाद बीटा HCG को मॉनिटर करना है, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ है तो अगले हमल में ऐसा होने के चांसेस उसकी निस्बत बढ़ गए हैं। कब तक मॉनिटर करना है? यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं एक दफ़ा आ जाता, फॉर हाफ टू 1 ईयर। तो आप अगले अब जो पेशेंट है वो अगले आधे से 1 साल तक अवॉइड करे प्रेगनेंसी होने को, क्योंकि वो दोबारा होने के रिस्क ज़्यादा होता है। और स्क्रीन करते रहें अगली प्रेगनेंसी जब हो भी तो भी उसमें ये रिस्क तो नहीं होता। एंड थर्डली कि क्योंकि इन्वेस्ट वो जो है कंप्लीट मोल उसमें कोरियोकार्सिनोमा का रिस्क है, तो ये मेटास्टेसिस वगैरह के लिए इसकी भी स्क्रीनिंग कर लेते हैं कार्सिनोमा की। कार्सिनोमा कैसे होता है कि जब कॉम्प्लिकेशन हो जाए जेस्टेशन की या फिर स्पॉन्टेनियस जर्म सेल ट्यूमर में, ये अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो मॉर्फोलॉजी में कहता है कि ये एक्चुअली में एक विलाय कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो उसके गिर ट्रोफोप्लास्ट ज़्यादा 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 बड़े हैं। किस उम्र में? टीन, या तो बहुत छोटी बच्ची हो या बहुत बूढ़ी औरत हो, ऐसे में ये बीमारी के होने के इम्कानात बाकियों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। मॉर्फोलॉजी में एक
फिंगर लाइक मैस है, डेलिकेट सा सिस्ट लाइक, जैसे उसके अंदर पानी भरा हुआ है। ग्रेप लाइक मैस है जिसके अंदर एडिमेटस यानी स्वलन विलाय होते हैं। फीटल पार्ट्स भी पार्शली मौजूद हो सकते हैं। कंप्लीट मोल में उसने क्या कहा कि बड़ी सी एक विलायत है, कोरियोनिक विलायत था, और उसके अंदर सेंटर में कैविटी थी जिसमें सिस्टर्न्स कहते हैं, और इसमें वेसल्स एडिक्वेट नहीं थे। और जो इर्द गिर्द जो ओवम के गिर्द ट्रोफोप्लास्ट है उन्होंने बहुत ज़्यादा डिवीजन की हुई थी, एक्स्ट्रा विलस आइलैंड्स प्रोलिफ्रेशन के बने हुए थे। और जब इन सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इसके अंदर ए टिपिकल फीचर्स थे और ट्रोफोप्लास्टिक प्रोलिफ्रेशन थी। ये कंप्लीट मोल था। पार्शियल मोल है, उसमें हमने कहा कि कुछ फीटल टिश्यू भी होते हैं। तो इसमें क्या है कि विलस इनलार्जमेंट और आर्किटेक्चरल डिस्टर्बेंस मौजूद तो होती है, लेकिन ये पूरे विलाय में नहीं, सिर्फ एक छोटे पोर्शन पे होती है। तो इसमें प्रोलिफ्रेशन होती है पर मॉडरेट। कैसे पता चला? स्टेनिंग में P57 ये जो स्टेन है वो KIP2 जीन को स्टेन करता है। ये मैटरनली ट्रांसक्राइब्ड है, मतलब मदर से आता है, लेकिन पैटर्नल इम्प्रिंट होके आता है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है? मैटरनल टेसिडुअल टिश्यू में, या उन पे चेक करो, या फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट पे चेक करो, या फिर स्ट्रोमा सेल्स जो हैं विलाय के उनमें चेक करो, तो फिर ये स्टेनिंग पॉजिटिव आएगी। किसमें? पार्शियल मोल में। कंप्लीट मोल में P57 स्टेनिंग नहीं होती है। ऑलराइट, नाउ इन्वेसिव मोल, वही मोल था, उसने पेनेट्रेट किया यूट्राइन वाल को, उसकी मायोमेट्रियम में आ गया, और अब ये जनाब वो ट्रोफोप्लास्टिक जो इन्वेजन थी उसने प्रोलिफरेट किया ये जो साइटोसिंसिटियोट्रोफोप्लास्ट था इसने इन्वेड किया बाकी सारी जगहों को, यूट्रस को इन्वेड कर दिया। जहाँ जहाँ पे गया वहाँ डिस्ट्रक्शन करा रहा है, और हाइड्रोफोबिक फिलाई यहाँ भी बनेंगे, लेकिन ये बाद में आगे चल के एम्बोलाइज करके लंग, ब्रेन वगैरह में भी जा सकते हैं। क्लिनिकली क्या प्रेजेंट करेगा कि जब वो एक हेमरेजिक मास है जो कि यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये नज़र आएगा क्लिनिकली। विजाइना से ब्लीडिंग होती रहेगी, यूट्रस की वही ज़रूरत से ज़्यादा इनलार्जमेंट है, बीटा HCG ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ल्यूटेनाइजेशन की जो ओवरी है उसकी उस मतलब हार्मोनल लेवल डिस्टर्बेंस हुआ है। ट्रीटमेंट क्या है कि कीमोथेरेपी दो उसको, वरना ये क्या करा देगा? यूट्रस की रप्चर करा देगा, और ऐसे में हिस्टेक्टमी यानी यूट्रस को ही निकालना पड़ सकता है उसकी ट्रीटमेंट में। एंड फाइनली अगर ये ट्रोफोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन अब चल के मेटास्टेसाइज से कर गई है और दूसरी जगहों पे चली गई है, ठीक है, इंसिडेंस कहाँ पे होता है? 50% होता है हाइडाटिडिफॉर्म मोल में, उसमें भी कंप्लीट मोल में। 25% चांसेस हैं जिसके पहला अबॉर्शन हुआ है, 22% नॉर्मल प्रेगनेंसी में, और बाकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ इसके रिस्क आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी में देखा तो एक सॉफ्ट सा फ्लैशी येलो वाइट कलर का ट्यूमर है। जो इन्वेसिव था वो जो रेडिश था, ठीक है, हेमोरेजिक मास था। ये सॉफ्ट फ्लैशी वाइट सा है, इसके इर्द गिर्द इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है, सिस्टिक सॉफ्टनिंग होती है, लेकिन आगे चल के ये हेमरेज की तरफ भी जा सकता है। ये विलाय नहीं बनाता, लेकिन इसमें भी साइटोसिंसिटियोट्रोफोप्लास्ट की प्रोलिफरेशन होती है, बहुत ज़्यादा माइटोसिस हो सकती है। मायोमेट्रियम को इन्वर्ट करने के साथ साथ ये ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, यूट्राइन सिरोजा और बाकी जो है सारी जगहों पे इन्वेड कर सकता है, या आगे चल के लंग में, ब्रेन में, लीवर में, हर जगह जा सकता है, वेजाइना में जा सकता है। तो अब इसमें प्रेजेंट कैसे करता है क्लिनिकली के ब्लडी जो ब्राउन फ्लूइड है उसकी स्पॉटिंग होती है फीमेल को, और ये डिस्चार्ज आगे चल के वो जो है मिसकैरेज या DNC के बाद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब तक पता चलता है तो तब तक ये मेटास्टेसाइज कर चुका होता है, इसलिए उसकी चेस्ट और बोन रेडियोग्राफ्स में भी नज़र आता है। इसमें भी अगेन बीटा HCG ज़रूरत से ज़्यादा होगा। ट्रीटमेंट है सर्जरी करके निकालो, सारे यूट्रस के कंटेंट्स निकाल दो और कीमोथेरेपी करो। एंड दैट्स एंड ऑफ द टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।